हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम टू अशोकन एडू हब। तो मैं 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ और अब बारी है चौथे पार्ट्स की। तो आइए जहाँ से मैं छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची मीन्स डैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट 2026 आया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। यूनेस्को ने उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थानों के डायमंड ट्रायंगल को भारत की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है। क्या है ये तीनों? आइए एक एक करके इसको जानते हैं। डायमंड ट्रायंगल के बारे में, संघटक स्थल बौद्ध डायमंड ट्रायंगल उड़ीसा में स्थित तीन प्रमुख बौद्ध मठ स्तूपों परिसरों ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, ये एक क्रमिक सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करता है। ये तीनों स्थल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित हैं। ठीक है। धार्मिक महत्व इनका है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख शाखाओं हीनयान, महायान और वज्रयान का प्रसार हुआ है। नाम की उत्पत्ति डायमंड ट्रायंगल शब्द वज्रयान अर्थात तंत्रयान, पता है ना, वज्रयान जहाँ पर तंत्रयान से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जहाँ वज्र का अर्थ वज्रपात या हीरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं पुष्पगिरी और महाविहार। पुरातत्वविदों का मानना है कि लंगुड़ी, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी मिलकर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय पुष्पगिरी का निर्माण करते थे, और जो नालंदा और तक्षशिला के समतुल्य था। मतलब कि जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के समतुल्य था। इस विश्वविद्यालय का उल्लेख 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग द्वारा किया गया है। अगर सोर्स के बारे में अगर जानना है तो चीनी यात्री जो हमारे वेनसांग जी आए थे उनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो चलते हैं यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट को थोड़ा सा समझते हैं कायदे से। ठीक है। अस्थायी सूची सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की एक आधिकारिक सूची है, जिन्हें कोई राज्य पक्षकार भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नामांकन हेतु विचार करता है। भूमिका अस्थायी सूची में सम्मिलित होना विश्व धरोहर अभिलेखन की पहली अनिवार्य प्रक्रिया है। केवल वही स्थल औपचारिक रूप से नामांकित किए जा सकते हैं जो इस सूची में सम्मिलित हो। प्रक्रिया: किसी स्थल को अस्थायी सूची में शामिल कर किए जाने के बाद राज्य पक्ष एक विस्तृत नामांकन डिजाइन तैयार करता है, जिसकी जांच और निर्णय यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। भारत की अस्थायी सूची के बारे में कुल अभी तक में अगर बात कर ले तो अभी तक आपकी कुल स्थल भारत में अस्थायी सूची में लगभग 70 शामिल है। ठीक है। आवृत श्रेणियां में ये स्थल सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में आती है। कौन कौन सी श्रेणी में आती है? तो सांस्कृतिक, कल्चर, प्राकृतिक, नेचर और मिश्रित मिक्स्ड, ये 3 श्रेणी में आती है। उड़ीसा के स्थल अस्थायी सूची में इसमें भुवनेश्वर का एकाम्र क्षेत्र और गंजाम जिले की चिल्का झील शामिल है। हाल ही में जोड़े गए स्थल 64 योगिनी मंदिर का समूह, जिसमें उड़ीसा के स्थल भी शामिल है, जिसमें पिछले वर्ष जोड़ा गया। उड़ीसा में 2 64 योगिनी मंदिर है, एक भुवनेश्वर के निकट और दूसरा बलागिरी में है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज को समझते हैं। विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 के दौरान बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया जाएगा। आयोजन के बारे में, यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक असैन्य उड्डयन आयोजन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक विमानन के भविष्य के तकनीकी एवं क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। वर्ष 2026 की थीम इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी,
ये इसकी थीम है, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी का पीवाईक्यू रहता है थीम। तो 2026 की जो थीम रही है आपको, इंडियन एविएशन रिविंट द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू द डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। यह आयोजन एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, स्थिर विमानन प्रदर्शनी, उड़ान एवं एरोबैटिक शो, उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीईओ राउंड टेबल, B2B एंड B2G बैठकें, विमानन जॉब फेयर, पुरस्कार समारोह तथा जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। महत्व: यह भारत के तीव्र गति से विस्तार कर रहे विमानन परिदृश्य, उसकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति तथा विनिर्माण सेवाओं, नवाचार और सतत विमानन समाधानों समाधानों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की दृष्टि को उजागर करेगा। अगला जो न्यूज है उसको देखते हैं। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई, इंडिया फर्स्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम यूनिट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 27 जनवरी 2026 को संबलपुर जिले के लपांगा स्थित फिंडाल्को इंडस्ट्रीज के आदित्य एल्युमिनियम संयंत्र में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया। फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम इकाई के बारे में, इसमें एक विशेषीकृत बैटरी फॉयल इकाई शामिल है जिसका निर्माण लगभग 8.34 अरब रुपए के अनुमानित निवेश से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि लिथियम आयन सेल विनिर्माण क्षमता को 100 गीगावाट्स हर्ट्ज तक समर्थन प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकताओं को सुदृढ़ करना है, ताकि विद्युत वाहन, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं, ऊर्जा भंडारण तथा उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। चलते हैं अब नए न्यूज पर, और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है आपका 77वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। यह दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के दिन का प्रतीक है, जिसके साथ ही भारत औपचारिक रूप से एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बना। 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य अतिथि बड़ा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के लिए, मतलब कि आपके क्या नाम है, पीटी फैक्ट के लिए। एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं, तथा उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, और प्लस आपको यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लियन है। वर्ष 2026 की थीम जो है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष 150 ईयर्स ऑफ द वंदे मातरम की केंद्रीय थीम पर था। ध्यान दीजिएगा, हमारा पीटी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है। तो झांकियाँ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। झांकिया की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गईं। इनमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय 13 मंत्रालयों, विभागों सेवाओं की झांकियां शामिल थे। स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम के अंतर्गत इन झांकियों में स्वतंत्र गीत, राष्ट्रीय गीत, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों की विरासत तथा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्भरता के बल पर देश की तीव्र प्रगति को उसकी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के साथ प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, आइए जैसा बिहार स्पेशल फैक्ट है यहाँ पे उसको देख लेते हैं, और फिर हम चलते हैं वर्षीय सैन्य परेड की तरफ। तो बिहार विशेष में क्या है कि वर्ष 2026
कि स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के लिए बिहार की झांकी को रोटेशन पॉलिसी की वजह से प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिला। रक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई रोटेशन पॉलिसी लागू की है। यह पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 वर्ष के समय में कम से कम एक बार अपनी झांकी प्रदर्शित करने का अवसर मिले, और इस रोटेशन पीरियड के कारण बिहार का कोई झांकी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर शामिल नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वार्षिक सैन्य परेड को थोड़ा सा समझते हैं। क्या करें, लगभग 100 कलाकारों ने विविधता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर परेड का शुभारंभ किया। इसमें विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों की भव्य प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्र की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने किया। वे द्वितीय पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। पहली बार परेड में इसके हवाई घटक सहित भारतीय सेना के एक चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया। इसके रेकी टोही दल में सक्रिय युद्धक वर्दी पहने 61 कैवलरी शामिल थी।